तो लॉज ऑफ मोशन में हम लोग पहुंच गए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, और वो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है एक तरीके से। फिजिक्स में इसको ना बहुत सारे टीचर कहते हैं ब्रह्मास्त्र है। जो कोई प्रॉब्लम सॉल्व होने में दिक्कत होती हो तो मोमेंटम के तरीके से सोचने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, और एक तरीके से तीनों लॉज हमने पढ़े हैं ना, हम तीनों लॉज पढ़ चुके होंगे। तो अब हम देखेंगे कि जो सेकंड लॉ है, प्रिंसिपल ऑफ मतलब न्यूटन का सेकंड लॉ है, वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आप लोग शायद हेडिंग से कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन ना मिले, हेडिंग से शायद कुछ ज्यादा समझ में ना आए, बस ये समझ में आ रहा है कंजर्वेशन है लीनियर मोमेंटम का। कंजर्वेशन है मतलब मास इनटू वेलोसिटी कंजर्व रहेगी, यानी मास इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। ऐसा सोचने से कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, लेकिन अगर हम लोग इसको सही तरीके से एक्सप्लेन करें तो क्लियर होगा। हमने देखा था सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ न्यूटन का क्या कहता है। सेकेंड लॉ कहता है फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, याद है ना, इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। यही लिखा था सेकेंड लॉ में, हमने यही लिखा था फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, F इज इक्वल टू dp बाई dt लिखा था ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। सेकेंड लॉ यही कहता है। अच्छा, अगर हम लोग, हमारे पास मान लो, अच्छा मोमेंटम की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब d बाई dt ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, समझ गए, सिंपल। अच्छा, मास इनटू वेलोसिटी ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे मासेस हो, बहुत सारे मास हो इसके अंदर। m1 एक बॉडी, हमारे पास बहुत सारी बॉडीज हैं, यहां पर मान लो एक टोटल मास है और ये टोटल वेलोसिटी है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहला मास उसकी वेलोसिटी, दूसरा मास उसकी वेलोसिटी, तीसरा मास, ऐसे करते चले जाएंगे। ऐसे भी लिख सकते हो मोमेंटम एक बॉडी का या बहुत सारी अलग बॉडी का। ठीक है, तो सभी का मोमेंटम किसके इक्वल होगा, फोर्स के इक्वल होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के इक्वल होगा, यही लिखा था ना हम लोगों ने सेकंड लॉ में। तो इसमें क्या खास बात है, खास बात तब हो जाती है कि जब फोर्स ना लगे, तब एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। क्या, अगर इसमें फोर्स जीरो हो, अगर फोर्स ना लगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा, मतलब dp जीरो हो जाएगा, जितना मोमेंटम है उतना ही रहेगा। कुछ अजीब सा नहीं लगा ना, वही पुरानी बात। क्या, अगर फोर्स नहीं लगता तो हमारी बॉडी जिस स्पीड से चल रही है उसी स्पीड से चलती रहेगी, जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में जाती रहेगी, तो मोमेंटम में भी चेंज नहीं आएगा। यही तो कह रहे हैं ये लॉ, क्या नई बात है, समझ गए। लेकिन इसको हम दूसरी सिचुएशंस में सोचेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस निकल करके आती हैं। फिलहाल ये बात क्लियर हुई कि अगर बाहर से फोर्स ना लगे तो बॉडी जिस स्पीड से जा रही है उसी स्पीड से जाती रहेगी, जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में जाती रहेगी, तो मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा। ये तो फर्स्ट लॉ वाली बात ही हो गई, है ना। व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, द बॉडी कंटिन्यूज टू मूव इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और इट विल रिमेन एट रेस्ट, या रुकी रहेगी। ये तो वही बात हुई ना। लेकिन इसको और दूसरे एग्जांपल्स में सोच करके चले तो आप देखोगे कि बहुत ही कमाल की एप्लीकेशंस निकल के आ रही है। तो क्या है वो एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशंस करते हैं हम लोग। उससे पहले एक बार स्टेटमेंट लिख लेते हैं।
एक बार स्टेटमेंट लिख लेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की. इट स्टेट्स दैट if no external force is acting on a body, then its linear momentum remains conserved. ये है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो अभी हमने लिखा था कि अगर बाहर से कोई फोर्स ना लगे तो मोमेंटम में चेंज नहीं आता. कोई खास बात नहीं, अगर फोर्स नहीं लगेगा बॉडी रुकी रहेगी, स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी, है ना. अगर एप्लीकेशन करते हैं इसकी, तो ये स्टेटमेंट हुई. एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन है, पहली एप्लीकेशन करेंगे दैट इज रिकॉइल ऑफ गन. आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है, रिकॉइल ऑफ गन. बहुत इजी, समझना भी अच्छा आसान है. हमारे पास एक गन है, ये हमारी गन है, एंड लेट अस सपोज दिस इज अवर गन. ओके, ठीक है. इसके अंदर एक बुलेट है. अभी बुलेट हमने फायर नहीं करी है, अभी बुलेट अंदर बैठी हुई है इसके. हमारी गन का मास है m, और हमने क्या किया, हमने इसको ट्रिगर को दबाया, गोली बाहर निकली, गोली का मास है m, वेलोसिटी है u, है ना. तो हमारी गन पीछे की तरफ चलेगी, हमारी गन पीछे की तरफ मूव करेगी. इसी को कहते हैं रिकॉइल ऑफ गन. इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से समझेंगे. समझ बात भाई. इसीलिए तो आप गन को जब आपने देखा हो ना फिल्मों में, गन को पकड़ते हैं और फायर करते हैं तो हल्का सा झटका पीछे तरफ लगता है ऐसे, है ना. लेकिन आपने देखा होगा मूवीज में तो एक्टर्स जो है ना बड़े आराम से यूं चलाते रहते हैं, गन इधर होती है, गन इधर, ऐसे ऐसे चलाते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन इतनी रियलिटी नहीं है. दैट इज नॉट रियलिटी. रियलिटी क्या है कि आपको शूट करते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आपका हाथ ऊपर हो जाएगा, पीछे आएगा, झटका लगेगा. और छोटी पिस्टल में तो हल्का फुल्का लगेगा. लेकिन बड़ी गन होती है ना, बड़ी गन, स्टेन गन और मशीन गन, आपने देखा होगा ना, एक न्यूमेरिकल किया था 144 न्यूटन वाला, याद है कि 144 न्यूटन आदमी लगा सकता है तो कितनी बुलेट्स फायर कर पाएगा, था ना क्वेश्चन ऐसा. तो बहुत ज्यादा फायर नहीं कर पाएगा, ठीक है. वो उतनी ही ज्यादा फायर कर पाएगा जितना वो फोर्स लगा सकता है, क्योंकि गन पीछे की तरफ मूव करेगी ना, है ना. तो उसको आगे की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा. अगर वो फोर्स नहीं लगाएगा उतना तो गन उसके ऊपर गिर जाएगी, और वो भी गिर सकता है. बस में आई. तो गन का पीछे जाना ही रिकॉइल कहलाता है. मूवमेंट ऑफ गन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड रिकॉइल. इसे हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से समझेंगे. जब गन रेस्ट पे थी, अब देखो क्या, पहली बात तो ये देखो, क्या बाहर से कोई फोर्स लग रहा है? बाहर से कोई फोर्स लग रहा है? बाहर से क्या तुमने फोर्स लगाया हल्का सा ट्रिगर से? वो तो मामूली सा था ना, उससे क्या होना था? वो तो जस्ट तुमने स्प्रिंग को हटाया है ना. तुमने ऐसे करके स्प्रिंग हटा दिया. पिन थी, उसके पीछे पिन होती है, पिन बुलेट को पीछे लगती है और बुलेट के अंदर पंचर हो जाता है, अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं और रॉकेट की तरह वो आगे जाती है. ये होता है. तो तुम्हारे ट्रिगर से ज्यादा कुछ नहीं हुआ. ट्रिगर तो बिल्कुल मामूली सा होता है, उसमें कुछ फोर्स ऐसा होता ही नहीं है कि उसकी वजह से बुलेट 300-400 मीटर पर सेकंड स्पीड से आगे जाए. ठीक है. तो तुमने जो फोर्स लगाया दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, निग्लिजिबल, भूल जाओ. तो इसका मतलब क्या, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा तो मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए ना. किस किस का मोमेंटम? गन का और बुलेट का मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए. ये मतलब है कि अगर बाहर से फोर्स नहीं लगता, ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या था, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होना चाहिए, है ना. इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए. मास ऑफ गन, मास ऑफ बुलेट,
स्टार्टिंग में वेलोसिटी जीरो थी, है ना, स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या थी, जीरो, तो मोमेंटम वाज जीरो। बाद में क्या हुआ, बाद में गन का मास, गन की वेलोसिटी प्लस मास ऑफ बुलेट, बुलेट की वेलोसिटी, जितना मोमेंटम बाद में था, सॉरी जितना मोमेंटम शुरू में था उतना ही बाद में भी रहना चाहिए अगर फोर्स नहीं लगता। बात समझ आई? ठीक है, तो हम लिखेंगे जीरो इज इक्वल टू एम वी प्लस एम स्मॉल वी। तो हमें अगर वेलोसिटी ऑफ गन निकालनी है तो हम लिखेंगे एम वी इज इक्वल टू माइनस एम यू और v is equal to minus mu by m. This is the required velocity of the gun. और माइनस साइन शो करता है कि गन विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। फिर देखो, हमने हमारे हाथ में पिस्टल है, वो रुकी हुई है, अंदर बुलेट भी रुकी हुई है, तो मोमेंटम जीरो, इनिशियल मोमेंटम जीरो। लेकिन जब फायर कर दिया, हमने फायर कर दिया, तो हमें निकालना है कि हमारी गन कितनी स्पीड से पीछे की तरफ गई। सो लेट अस सपोज द वेलोसिटी विद विच आवर गन मूव्स इज v, therefore its momentum is mv and m is the mass of the bullet, it is moving with speed u, तो its momentum is mu। तो जितना मोमेंटम पहले था उतना ही मोमेंटम बाद में भी रहना चाहिए। यही तो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अगर बाहर से फोर्स ना लगे। समझ गए? इनिशियल मोमेंटम जीरो, फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ द गन प्लस मोमेंटम ऑफ द बुलेट भी जीरो होना चाहिए। और इससे हम लोगों ने निकाला कि वेलोसिटी ऑफ जो बुलेट है वो आएगी माइनस एम यू बाई एम। माइनस साइन बताती है द गन विल मूव इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द बुलेट। क्लियर है? समझ में आ गई? बहुत इजी बात। एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स मोमेंटम किसका? सभी चीजों का जिसकी हम बात कर रहे हैं हमारे सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं? बुलेट है और गन है, दो चीजें हैं हमारे सिस्टम में। दो चीजें हैं, कौन कौन सी? देयर इज अ गन एंड देयर इज अ बुलेट। समझ गए? ठीक है, तो सिस्टम की बात करनी है, सिस्टम में कौन कौन है उसकी बात करनी है। एक एग्जांपल और लेंगे, पहले ये बताओ ये चीज क्लियर हुई सभी को? जल्दी बोलो, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? यस, ओके, मकुल एंड देवांश, इज इट क्लियर? देवांश क्लियर है बेटा? अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मैन इन अ बोट। आपने देखा होगा, आपने कभी बोटिंग वगैरह करी होगी, है ना? कभी आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे गए होगे, बोटिंग वगैरह करी होगी, या आपने देखा होगा कभी कई बार आप चेयर पे खड़े हो और जंप करते हो तो चेयर पीछे ले जाती है और आप आगे जाते हो, है ना? है कि नहीं? आप टेबल पे खड़े हो, आप जंप कर गए तो टेबल पीछे मूव कर जाता है और आप आगे मूव करते हो। किसी स्टूल पे खड़े हो, स्टूल एक प्लास्टिक के चेयर होते हैं, प्लास्टिक के चेयर, आप प्लास्टिक के चेयर पे खड़े हो और अचानक से कूद जाओगे तो चेयर पीछे जाती है ना? ये भी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का ही एग्जांपल है। ठीक है, देखो क्या है कि आप बोट में हो, दिस इज अ बोट एंड दिस इज अ शोर, ये शोर है, ये पानी है। आप यहां खड़े हो, सोच रहे हो अभी फिलहाल, ठीक है? अगली सिचुएशन में आपने क्या किया? अगली सिचुएशन में आपकी बोट जो है, आपने बोट से जंप लगाई, ठीक है? आपका मास है स्मॉल m, बोट का मास है बड़ा M। आप खड़े थे, इनिशियल मोमेंटम क्या था? जीरो, क्योंकि आपका मास और बोट का मास की वेलोसिटी जीरो थी। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में आपने u स्पीड से जंप किया और तो बोट पीछे तरफ जाएगी तो भी मोमेंटम उतना ही रहना चाहिए जितना पहले था।
तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा? फाइनल मोमेंटम होगा स्मॉल m u, ये तुम्हारा मोमेंटम और ये बोट का मोमेंटम। तो क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि तुम और बोट के अलावा दुनिया में कोई है ही नहीं, तुम ही हो दोनों बस, बोट एंड यू बोथ आर अ सिस्टम। सो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, समझ गए? बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, तुम हो बोट के अंदर हो, बोट के अंदर से तुम कूद गए, नो एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तुम्हारा फोर्स लग रहा है तो बोट भी लग रहा है, और बोट का फोर्स लग रहा है तो तुम्हारे ऊपर ही लग रहा है, तो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, इट इज बिटवीन यू एंड द बोट। समझ गए? तुम और तुम्हारे बोट के अंदर ही है जो कुछ भी है, बाहर का कुछ भी नहीं है, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो हम लिखेंगे Pi is equal to Pf, that is 0 is equal to mu plus mv। तो हमारा v कितना आएगा? माइनस mu by m। दिस इज द स्पीड विथ विच योर बोट विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। बोलो क्लियर है? बहुत इजी, ठीक है ना? बिल्कुल रिकॉइल ऑफ गन जैसे था। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल लेते हैं भाई। क्लियर है सभी को? सक्षम, अंशुल, देवांश, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? बहुत इजी सा रिकॉइल वेलोसिटी वाला गन के जैसा ही था। हाँ, मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब क्या है? मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब ये है, जितना मोमेंटम शुरू में था उतना ही मोमेंटम बाद में भी रहेगा। समझ गए? अगर दोनों रुके पड़े थे तो दोनों का मोमेंटम जीरो था, अगर दोनों चलने लग गए तो भी मोमेंटम जीरो रहेगा, ये मतलब है। समझ में बात? मोमेंटम कंजर्व होने की बात समझ आई कि जितना मोमेंटम स्टार्टिंग में था उतना ही मोमेंटम बाद में भी रहेगा। डायरेक्शंस देखो, हमारा मोमेंटम आगे की तरफ, बोट का मोमेंटम पीछे की तरफ, हमारा मोमेंटम आगे की तरफ, बोट का मोमेंटम पीछे की तरफ, दोनों कैंसिल कर गए तो भी जीरो। समझ गए? इसका मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर शुरू का मोमेंटम जीरो था और तुम कूद गए तो बोट भी आगे की तरफ जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। समझ गए? बोट पीछे ही जाएगी, तुम्हारे मोमेंटम को कैंसिल करेगी। आपने स्केटबोर्ड पे आपने करा होगा ना, स्केटबोर्डिंग करी होगी, तो आप स्केटबोर्ड से आगे कूदते हो तो स्केटबोर्ड पीछे जाता है ना, ये भी तो वही है। समझ गए? क्लियर है? अगर बोट का मास, एक और एग्जांपल लेते हैं यहां पर, एक दूसरा सिचुएशन। अगर बोट का मास तुम्हारे जितना ही है, ठीक है, तो बोट उतनी ही स्पीड से पीछे जाएगी जितनी स्पीड से तुम आगे जाओगे। अगर बहुत भारी भरकम शिप है, बहुत बड़ा शिप है, तुम उसमें से कूदोगे तो कुछ भी नहीं होगा। एक बच्चा कह रहा है एक्शन रिएक्शन वाली बात कुछ कुछ हो रही है। हाँ, एक्शन रिएक्शन की बात यहीं से निकल करके आती है, मैं बताऊंगा तुम्हें। एक्शन रिएक्शन की बात यहीं से निकल के आती है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ यहीं से प्रूव होता है। ठीक है, फिलहाल एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं इसको बताऊंगा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बात क्लियर हुई सभी को? ठीक है एवरीबॉडी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम समझ में आया कि जितना शुरू में था उतना ही बाद में रहेगा। ठीक, जितना मोमेंटम शुरू में था उतना ही बाद में रहेगा। ठीक है, अंशुल क्लियर है बेटा? इज इट क्लियर? आई एक एग्जांपल और लेते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा और भी। दिवांश और अंशुल क्लियर है भाई? ओके, एक हमारे पास एक बॉम्ब था, दिस इज अ बॉम्ब। थोड़ा सा और फील लाते हैं इसमें। ठीक है, आग लगी हुई इसके ऊपर, दिस बॉम्ब अबाउट टू एक्सप्लोड, ये फूटने वाला है। दिस बॉम्ब इज अबाउट टू एक्सप्लोड। जब ये फूटेगा ना, क्या सभी टुकड़े एक तरफ जाएंगे इसके? जब बॉम्ब एक्सप्लोड करता है तो क्या सभी टुकड़े एक तरफ जाते हैं या चारों तरफ जाते हैं? बताओ। जब बॉम्ब एक्सप्लोड करता है तो उसके पार्टिकल्स एक तरफ जाएंगे या कोई इधर गया, 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 सब तरफ जाएंगे? बताओ, सब तरफ जाते हैं ना। 1000 शॉट्स देखा दिवाली में, 1000 शॉट्स है ना, तो 1000 शॉट्स देखा है ना,
दिवाली के अंदर कैसे होता है वो, यहां गया, इधर गया, इधर फूटा, इधर फूटा, इधर फूटा, इधर फूटा, ऐसे होता है ना। दिवाली के 1000 शॉट्स एक बिल्कुल एक स्फेरिकल सा जो ना हमें दिखाई देता है, बिल्कुल स्फीयर की तरह। अगर हवा ना चल रही हो, बिल्कुल रुका हुआ हो, तो चारों तरफ हमें एक जैसे पार्टिकल्स चमकते हुए नजर आते हैं फूटने के बाद। चारों तरफ क्यों गए, एक तरफ क्यों नहीं गए? क्योंकि मोमेंटम को कंजर्व रखना है, मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। हमारा जो बॉम्ब था रुका हुआ था। हम एक सिंपल सा केस लेते हैं, हमारा बॉम्ब रुका हुआ था, तो मोमेंटम कैसा था इसका? 0, क्योंकि तो चल ही नहीं रहा ना, इट इज एट रेस्ट। लेकिन जब ये फट गया, जब ये फट जाएगा तो कोई पार्टिकल इधर जाएगा, कोई पार्टिकल इधर जाएगा, कोई पार्टिकल इधर जाएगा, कोई पार्टिकल इधर जाएगा, कोई सामने आएगा, कोई पीछे जाएगा, कोई ऊपर जाएगा, ऐसे। ये सभी पार्टिकल्स अपने मोमेंटम को उतना ही बना देंगे जितना स्टार्टिंग में था, 0। सबका मोमेंटम उतना ही रहेगा, 0। ठीक है, तो इसके मोमेंटम को ये कैंसिल करेगा, इसके मोमेंटम को ये कैंसिल करेगा, इसके मोमेंटम को ये कैंसिल करेगा, आगे जाने वाले को पीछे वाला कैंसिल करेगा। यानी हर एक को कैंसिल करने के लिए कोई ना कोई होगा ही होगा। बोलो क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी दिस एग्जांपल? समझ में बात? तो मोमेंटम कंजर्व होने वाली बात का मतलब ये है। क्लियर है भाई? बोलो, सभी को क्लियर है? एवरीबॉडी? देवांश, अंशुल, यस। तो मोमेंटम कंजर्व वाली बात मतलब जितना स्टार्टिंग में था उतना ही रहेगा। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इस तरफ जितना है उतना ही इस तरफ, जितना इस तरफ है उतना ही इस तरफ, जितना इस तरफ है उतना ही इस तरफ, जितना आगे है उतना ही पीछे, ताकि 0 रहे। क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। बाहर से फोर्स नहीं लगना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। समझ गए? ठीक है। हाँ, अब बॉम्ब का एग्जांपल देखो फिर से एक बार। रुका हुआ था, मोमेंटम कैसा था? जब रुका हुआ था मोमेंटम कैसा था? 0। जब फूट गया, कोई पार्टिकल इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया, चारों तरफ गए ना। ठीक है, यानी एक दूसरे के मोमेंटम को कैंसिल कर देंगे, टोटल मोमेंटम अब भी 0 ही होगा। देखो, अगर इसमें पार्टिकल्स थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये फूटने के बाद दूर दूर गए, ये गया इधर m1 v1 के साथ, ये गया इधर v2 वेलोसिटी के साथ, ये गया इधर इतनी वेलोसिटी के साथ, ये गया इधर इतनी वेलोसिटी के साथ, ये गया इधर इतनी वेलोसिटी के साथ, तो टोटल मोमेंटम इनका भी उतना ही रहेगा जितना पहले था। तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा? फाइनल मोमेंटम होगा m1 v1 वेक्टर m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0 ही रहेगा। समझ गए? इसीलिए जब बॉम्ब फटेगा तो चारों तरफ इक्वल जाएगा। इसलिए दिवाली के 1000 शॉट्स बिल्कुल स्फेरिकल तरीके से फटते हैं, है ना? ओके, खासकर जो बिल्कुल सीधे जाता है, जो बिल्कुल सीधे जाएगा वो ऐसे फटेगा, जो सीधे जाएगा बिल्कुल ऐसे फटेगा, ऐसे, है कि नहीं? सो दिस इज बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लेट मी सी टाइम फर्स्ट। क्लियर हुई सबको बात ये वाली? ओके, आर यू कंफर्टेबल विद इट? ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं, रॉकेट का एग्जांपल लेते हैं, रॉकेट वाला, दिवाली के रॉकेट वाला। दिवाली का रॉकेट देखा है ना? लेकिन हम रियल रॉकेट की बात करेंगे। ये हमारा रियल का रॉकेट है,
दिस इज अवर रियल रॉकेट, ऐसे, ठीक है। इसके अंदर फ्यूल होता है, बहुत सारा फ्यूल भरा जाता है, ऐसे बहुत सारा फ्यूल होता है, दिस इज ऑल फ्यूल। और फ्यूल की खास बात क्या है कि वो बहुत सारी गैसेस पीछे की तरफ एमिट करेगा, ठीक है। अचानक से क्या हुआ, रॉकेट के अंदर बहुत सारी गैसेस बाहर जाने लग गई, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीड से बाहर जाने लग गई। इस एग्जाम्पल को करने से पहले वो एग्जाम्पल याद कर रखो वाला कि जब मैंने देखा, बताया तो मैं, तुम बोट के अंदर हो, बहुत सारे पत्थर रखे हैं और तुम क्या कर रहे हो, तुम पत्थर को फेंक रहे हो, तो पत्थर इधर जा रहा है तो बोट इधर जाएगी। एग्जाम्पल याद है ना। और जैसे जैसे तुम हल्के होते जाओगे ना, वैसे वैसे स्पीड बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे तुम पत्थर फेंकते जाओगे, है ना, वैसे वैसे तुम्हारी स्पीड बढ़ती जाएगी, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहना है। जितना मोमेंटम इधर उतना ही मोमेंटम उधर, जितना ही मोमेंटम स्टोन का उतना ही मोमेंटम तुम्हारा और बोट का। समझ गए? इस रॉकेट में भी ऐसे ही कि जैसे जैसे फ्यूल खत्म होता जाएगा वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, लेकिन मोमेंटम कंजर्व रहेगा। समझे इस क्वेश्चन को अच्छे से? इसको समझे। मान लो m मास की गैसेस ये भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ही है, ये भी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम है कि अगर m मास का स्टोन v वेलोसिटी से फेंकते हो तो m मास की बोट v वेलोसिटी से आगे जाएगी। ये भी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम का एग्जांपल हुआ। बोट, अब ये हमारे रॉकेट भी वैसे ही है। मान लो m मास की गैसेस एक सेकंड के अंदर v वेलोसिटी से पीछे की तरफ जाने लग जाती है। m मास की गैसेस एक सेकंड के अंदर इतनी सारी गैसेस और v वेलोसिटी से पीछे जाती हैं, तो इनका कुछ मोमेंटम होगा ना, उतना ही मोमेंटम हमारी रॉकेट का भी होगा ऊपर की तरफ। तो दिस इज द मोमेंटम ऑफ रॉकेट एंड दैट इज द मोमेंटम ऑफ गैसेस। समझ गए? दिस इज द मोमेंटम ऑफ गैसेस, मोमेंटम ऑफ गैसेस and this is momentum of rocket। दोनों इक्वल रहेंगे। अब देखो मास कम होता जाएगा और स्पीड बढ़ती जाएगी, लेकिन इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। बात में आ गई? इसलिए जो हमने देखा ना, रॉकेट को लॉन्च करते हैं पहले धीरे धीरे राइज करती है, ऐसे धीरे धीरे राइज करती है और कुछ देर के बाद फिर तुम्हें ऐसे करना पड़ता है, वो गई। ऐसा होता है ना, क्योंकि उसका मास जैसे जैसे डिक्रीज करेगा ना वैसे वैसे स्पीड बढ़ती जाएगी। समझ गए? जैसे जैसे मास घटता जाएगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ती जाएगी, ताकि मोमेंटम कंजर्व रहे। समझ गए बात? ठीक है, तो इसके बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे, कुछ और एग्जांपल्स इसके हम लेंगे। तो आज हमने किया प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, और मिलते हैं हम कल फिर। बाय।